वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 61 और जो अपनी 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं उसमें अगला टॉपिक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं इंपॉर्टेंट हैं किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा तक। तो प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, इनकी इसी तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, स्टेटमेंट के साथ है अधिकतर प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के प्रमुख कारण क्या थे? क्यों पास किया था अंग्रेजों ने ये? भारत में स्थित कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों पर नियंत्रण करना, कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर मुक्त व्यापार और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना करना, कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच संतुलन कायम करना। 1 2 3 वाला ऑप्शन है डी में, तो सारे भी सही हो सकते हैं, ये उससे कम भी सही हो सकते हैं, लेकिन ये सारे सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर 1 2 3। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। देखिए, कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार के कारण अन्य व्यापारी, उद्योगपति तथा ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की शुरुआत हुई। शक्तियों ने भी चोट की क्योंकि वे भारत की विशाल संपदा पर अधिकार चाहते थे। अंत में कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्गों के बीच संतुलन कायम करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था, पूछ रहा है। पहला है, पूरब के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। नहीं, ये 1773 में बना रहा था। ठीक है। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गईं। भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एक्ट में ये प्रावधान हुए हैं। ठीक है। प्रश्न ये भी पूछ लेता है एग्जाम्स में, किस में ये प्रावधान हुए? बड़ा पूछता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये किया गया था। और भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। नहीं, ये गलत है। ठीक है, अभी भी कंपनी ही करती थी, ब्रिटिश अधिकारी नहीं। केवल यहाँ दूसरा वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो पहला वाला है ये 1813 के चार्टर एक्ट में होगा, ये डी वाला 1833 के चार्टर एक्ट में होगा। तो पहला वाला असत्य है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी का पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है। दूसरा वाला सही है क्योंकि इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गईं। तीसरा वाला गलत था क्योंकि भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करने का कंपनी का बहुमूल्य अधिकार उसी के हाथों में बना रहा। चौथा वाला गलत था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, ना कि 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये नाम याद रखिएगा। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार दिए गए थे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल्स है।
अब आ जाइए पिट इंडिया एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा वाला असत्य है। तो एक ही असत्य होगा, यहाँ पर 3 सही होंगे। पहला है, इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। दूसरा है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया। देखिए, यहाँ दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, पहला वाला गलत है। किसके वजह से? ये स्वतंत्र जो है ना, स्वतंत्र कर दिया। युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को। ये गलत है बात। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे पिट इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया, स्वतंत्र नहीं किया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। तो पहला वाला सत्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। परंतु भी याद रखिएगा, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था। अच्छा, ये चीज़ कब ख़त्म हुई थी? ये ख़त्म हुई थी 1833 के चार्टर में। भारत की सरकार तथा उसका राजस्व भी कंपनी के हाथों में बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसकी बात हो रही है। ये सब पूछा जाता है किस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, ये कई बार पूछा एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के प्रभावों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? इस नीति के कारण खेतिहर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। भारत में ब्रिटिश माल और ब्रिटेन में भारत निर्मित सामान बिना किसी शुल्क के साथ आने जाने लगे। क्या ऐसा हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था। भारी आयात शुल्क लगाया जाता था। गलत है दूसरा वाला, पहला ही वाला सही है केवल। ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनेताओं ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की। क्या ये बात सत्य हो सकती है? देखिए, 1773 लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था जमींदारी व्यवस्था में, उस समय तो ये बात सत्य नहीं होगी, लेकिन यहाँ ये सत्य इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी और राजनेता ये चाहते थे कि जो माल विदेशों में बन के आ रहा है वो भारतीय खरीदें। और भारतीय कैसे खरीदेंगे? जब उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी। ठीक है, तो लगान घटाने की पैरवी की ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनेताओं ने। ये बात यहाँ सत्य हो जाती है। 1 और 3 सही है केवल, बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1813 में भारत के संदर्भ में अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता तथा कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। इस नीति के कारण खेतिहर भारत को अब औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। पहला सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि भारत पर लादी गई मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा थी। भारत के दरवाजे तो विदेशी सामानों के लिए खुले छोड़ दिए गए, मगर जो भारतीय माल ब्रिटिश मालों से प्रतियोगिता कर सकते थे उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिए गए। तो दूसरा वाला सत्य है।
तीसरा वाला कथन, अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, राजनेताओं तथा व्यापारियों ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की ताकि किसान बेहतर स्थिति में हो और विदेशी कारखानों में बना माल खरीद सके। उन्होंने भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया ताकि अधिक से अधिक भारतीयों में पश्चिमी मालों के प्रति रुचि का विकास हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आज ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। पहला कथन है कि भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया और भारत में डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को दिया जाता है। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। कॉर्नवालिस की जगह डलहौजी होता तो सही हो जाता। देखिए, पहला कथन सत्य है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली कायम की तथा तार की व्यवस्था की शुरुआत की। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया और डलहौजी के समय न कि कॉर्नवालिस के समय डाक टिकटों और तार लाइनों का आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी 1853। हाँ, 1849। 1853 में तो टेलीग्राफ लाइन है, तार लाइन। देखिए, भारत में रेलवे लाइन का विकास का जो कार्य है वो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी भारत में तेजी से रेल लाइन बिछाने का पक्का समर्थक था। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन यातायात के लिए 1853 में शुरू की गई। ठीक था, 1853। ठीक है, 1853 में ही शुरू की गई बम्बई और ठाणे के बीच। चलिए, 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा। प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। दूसरा है भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना। तीसरा है भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना। देखिए, अंग्रेज हर चीज में स्वार्थ देखते थे अपना। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना ही था। ठीक है। जब रेलवे लाइन बिछ गई, जब उसका विकास होने लगा, तो ये भारत की जनता का आर्थिक राजनीतिक विकास या भारत में वस्तुओं का आंतरिक आवागमन एक एक्स्ट्रा चीज हुई जो सडनली हुई, अचानक हुई। प्रमुख उद्देश्य नहीं था। भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना नहीं था। भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना नहीं था, बल्कि हतोत्साहित करना था, क्योंकि उस समय तो टिकट बहुत महंगा था। पहला वाला सही है। देखिए, केवल पहला वाला कथन सत्य है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तथा विभिन्न उपनिवेशों के कारण वहां के उद्योगपतियों और अधिकारियों के पास काफ़ी पूंजी इकट्ठा हो गई थी। इस कारण से भारत सरकार ने उनको निश्चित लाभांश का आश्वासन देकर उनकी पूंजी को रेलवे के विकास में लगाया, जिस कारण ब्रिटेन के उद्योग धंधों के साथ साथ वहां के लोगों को रोजगार के रूप में काफ़ी लाभ हुआ। रेलों की योजना तैयार करने, उनका निर्माण तथा प्रबंध में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को महत्व नहीं दिया गया। इसके विपरीत खास ध्यान भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति का रखा गया। रेल भाड़े को इस प्रकार तय किया गया था कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले तथा वस्तुओं के आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके। तो दूसरा तीसरा इनकरेक्ट है। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया? देखिए, या तो इस्तमरारी पूछ ले या जमींदारी व्यवस्था पूछ ले, ठीक है, या एक नाम और है, याद नहीं आ रहा। ये सारे के सारे नाम इसके हैं, कॉर्नवालिस के। ठीक है, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ करने वाला कॉर्नवालिस।
देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया। इसे स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था आदि भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। तो एक ही व्यवस्था के अलग-अलग नाम हैं, याद रखना। अब भारत में इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों में किया गया? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त जो था, ये था बिहार में, और ये है बंगाल। यहाँ था, तो बंगाल और बिहार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त की प्रथा आरंभ की। इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जमींदारों और मालगुजारों को भूमि स्वामी बना दिया गया। रैयत यानी किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर यानी लगान की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। देखिए, जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। बिल्कुल, जो किसान भूमि का स्वामी होना चाहिए, तो बीच में बिचौलिया के रूप में जमींदार घुसा दिया। रैयत यानी किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, किसान और अंग्रेजी शासन के बीच में जमींदार आ गया था। ठीक है, बीच में जमींदार, फिर ब्रिटिश सरकार, तो दूसरा वाला गलत है। कर की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, यहाँ पर निश्चित कर दिया गया, ये बात ठीक है। 1 और 3। देखिए, पहला वाला कथन सत्य है। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। जमींदार अब अपने इलाके की सारी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए, जमीन के मालिक बन गए। उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय भी बना दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। जमींदारी व्यवस्था में क्या जमींदार के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय कर दिया गया था? करेक्ट है, इनकरेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि किसानों से लगान यानी कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को थी। जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता है, उसका 10/11वां भाग उन्हें सरकार को देना पड़ता है, यानी ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता है, और केवल 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। तीसरा वाला सही है। इस व्यवस्था के तहत लगान की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। अगर किसी कारण से फसल नष्ट भी हो जाती थी, तो जमींदार को लगान की निश्चित रकम ब्रिटिश सरकार को तय की गई तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी, वरना उसकी ज़मीन बेच दी जाती थी। ठीक है, ये व्यवस्था एक आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी है लगान, उसमें दिखाई गई है। ठीक है, कि किस तरह आमिर खान चंपानेर के किसानों को इकट्ठा करके एक क्रिकेट टीम बनाते हैं और अंग्रेजी क्रिकेट टीम को हराते हैं, तो उनका 3 साल का लगान, उनके गांव का, चंपानेर का 3 साल का लगान माफ़ कर दिया जाता है। न केवल उनके गांव का, बल्कि आसपास के जितने प्रांत थे, सभी का लगान माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, फिल्म की कहानी मज़ेदार और बढ़िया थी। ठीक है, लेकिन काल्पनिक थी। 13वां प्रश्न है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण था। इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव स्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा। बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कंपनी को घाटा हुआ था, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। ये दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कर की एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अब ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये पुरानी जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, उससे अलग होगी। ब्रिटिश अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके पास मालगुजारी यानी लगान के बंदोबस्त किए जा सकें, और इसलिए वहाँ जमींदारी व्यवस्था लागू करने की स्थिति उलट पुलट जाएगी। इसलिए सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया गया, यानी अब बीच से जो जमींदार है वो हटा दिया गया। किसान सीधा लगान देगा ब्रिटिश सरकार को।
अंग्रेज अधिकारियों को यह भी एहसास हुआ कि स्थायी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है, क्योंकि उन्हें मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और वे जमीन से होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रह जाते थे। अब आ जाइए, रेतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है इसमें, कौन सा इसमें सत्य होगा? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल। बीच से बिचौलिया हट गए, जमींदार हट गए, वो स्थायी बंदोबस्त में थे। ये रेतवाड़ी है। किसान को जब जमीन का वास्तविक मालिक माना जाता था, बिल्कुल इसमें किसान या काश्तकार जमीन का वास्तविक मालिक बन जाता, ठीक है, माना जाता था। और वहाँ कौन हो रहा था मालिक? जमींदार, ठीक है। करो या मालगुजारी का निर्धारण समय समय पर किया जाता था, बिल्कुल वहाँ निश्चित कर दिया गया था और यहाँ समय समय पर किया जाता था, ठीक है, कम या ज़्यादा किया जा सकता था, इसलिए। तो तीनों के तीनों ये सत्य हैं, ठीक है। कितना डिफरेंस है इस व्यवस्था में और पहली वाली व्यवस्था में, तो चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी भारत में जमींदारों के अभाव में रियायतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में किसान यानी काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोतता या बोता था उसका मालिक बन जाता था, लेकिन इसकी एक शर्त थी। शर्त क्या थी? शर्त थी कि वह उस जमीन का लगान देता रहे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक 20-20 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और तब आमतौर पर मालगुजारी यानी लगान बढ़ा दी जाती थी। 15वां प्रश्न है, कुछ ऊपर विवरण है और 4 व्यवस्थाएं हैं। ये विवरण इनमें से किस व्यवस्था से संबंधित है? ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? पढ़ते हैं इसको। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूमि स्वामी होने का दावा करते थे। तो स्थायी बंदोबस्त तो लग नहीं रहा है, ये है महालवाड़ी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गंगा के दोआब में पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया जिसे महलवाड़ी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूमि स्वामी होने का दावा करते थे। इस टॉपिक में 16 प्रश्न बनते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, कौन सा इसमें सत्य होगा? स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। अंग्रेजों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु बना दिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, बिल्कुल अंग्रेजों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने, हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया था। और स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी, बिल्कुल भिन्न थी। जो भारत में परंपरा चल रही थी उससे तो अलग थी ना ये। कैसे बीच में जमींदार आ गए, कैसे लगान, खुद की जमीन का लगान देना पड़ रहा है अंग्रेजों को, दोनों के दोनों सही है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। अंग्रेजों ने भूमि में एक नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला, खुद को मिला, जमींदारों को मिला। पूरे देश में भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार। और आज भी जमीन, भूमि बेचने, गिरवी रखने, हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु है। तो इस टॉपिक से निकलता है इंपॉर्टेंट 16 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए हैं, यूपी सिविल सेवा तक की परीक्षा के लिए, ठीक है। और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो जैसे कि उत्तर प्रदेश का एसआई होने वाला है, उसी में से बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ मिलेंगे।